नमस्कार, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी और मंत्र ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मुगल एम्पायर चालू किया था, जिसका पार्ट 1 ठीक है हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। और उस पार्ट में बाबर यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर यानी बाबर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई थी। आज हम लोग उसका दूसरा वीडियो यानी कि आगे का हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक आज जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? हुमायूं। आज का टॉपिक क्या रहेगा? हुमायूं। ठीक है, चलिए हुमायूं के बारे में पूरी तरीके से आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हुमायूं की जब भी हम चर्चा करते हैं तो इसका जीवन बड़ा उतार चढ़ाव यानी कि इसके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। इसीलिए हुमायूं का 2 टाइम पीरियड हमको याद करना पड़ेगा। एक तो 1530 से लेकर 1540, ठीक है, इसका पहला चरण है। यानी कि स्टार्टिंग में आपको ये आते 2 टाइम पीरियड, अलग अलग 2 टाइम पीरियड में ये दिल्ली में शासन किए थे। ठीक है, तो पहला जो टाइम पीरियड है वो 1530 से लेकर 1540, ये पहला चरण आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चरण है 1555 से लेकर 1556। ठीक है, ये दूसरा चरण है। तो पहले चरण में शासक बने 1530 से लेकर 1540 के बीच में इन्होंने दिल्ली में शासन किया। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी आते हैं जिनके कारण युद्ध होता है बीच में, और युद्ध में, ठीक है, और दोनों के बीच युद्ध होता है। और आगे आप स्टोरी में देखोगे दोनों के बीच युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध। उस युद्ध को हुमायूं हार जाती है और इसीलिए इनको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 युद्ध हारने के कारण यह दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर इनका जो फिर समय आता है, फिर ये वापिस आते हैं कब? 1555 में। 1555 से 1556 तक शासन करते हैं। यानी कि पहला चरण ये, दूसरा चरण ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा आपको नाम पता होना चाहिए। हुमायूं का पूरा नाम नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका लंबा नाम है, हुमायूं तक भी याद रहेगा चलेगा। नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम है। आप पिता का नाम तो जानते ही हो, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनके माँ का नाम था महाम बेगम। ठीक है, माँ का नाम क्या था? महाम बेगम। जन्म इनका हुआ था 6 मार्च 1508 में। कहाँ? काबुल में। कहाँ पर हुआ था? काबुल में। ठीक है, याद रहेगा। याद रखिएगा, बाबर जब भारत में प्रवेश किया था तो सबसे लंबे समय तक कहाँ पर रहा था? काबुल में। और काबुल के लोग, ठीक है, बहुत सम्मान करते थे बाबर का। इसीलिए बोला जाता था, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है, कि जब पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने जीता था, किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, इब्राहिम लोदी से जब युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध किसका? बाबर का हुआ था। तो पहला युद्ध जीतने के बाद इसने काबुल के प्रत्येक घर में एक चांदी और सोने के सिक्के उपहार के रूप में भेंट किया था। यानी इतना मतलब काबुल के लोगों से उनका अटैचमेंट था कि उन्होंने क्या किया, एक एक सोने का सिक्का बांटा था। तभी उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर यानी दानशीलता की उपाधि दी गई थी। तो याद रखना है, 6 मार्च 1508 में काबुल में किसका जन्म हुआ? हुमायूं का। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं। पहला चरण हमको याद करना है, और दूसरा इनका जन्म कब हुआ? 1508 काबुल में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। ठीक है, 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अब बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी ये बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु कैसे हुई? 1530 में हुई। तो जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 30 दिसंबर 1530। क्योंकि शासन की गद्दी को खाली नहीं छोड़ा जाता है, एक न एक उत्तराधिकारी की घोषणा करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इसका राज्याभिषेक हुआ था 30 दिसंबर 1530। और 22 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गए? शासक। 22 वर्ष की उम्र में शासक बन गए। जबकि बाबर कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में वो क्या बने थे? शासक। ये कितने वर्ष की उम्र में बना? 22 वर्ष की उम्र में ये क्या बना? शासक बना। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, जब हम चर्चा कर रहे हैं हुमायूं की, तो एक बात याद रखिए कि बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, जो मेन पुत्र थे वो 4 थे। ठीक है, अब याद रखिएगा, जब बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी, तो मृत्यु से पहले याद रखिएगा 1530 में बाबर की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो 1530 में मृत्यु के पहले उसने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया था? हुमायूं को।
उसने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया? हुमायूं को। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उसको उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, अब जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो बाबर के पुत्रों की चर्चा अगर करें तो पहला पुत्र हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। ठीक है, 4 पुत्रों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चर्चा देखो हुमायूं। ठीक है, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। अब क्या हुआ ये देखिए, अब स्टोरी चालू करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहला 1530 में शासक बन गया। कौन? हुमायूं शासक बन गया। हुमायूं शासक बनने के बाद उसके जीवन में कई सारी चुनौतियां थी, कई सारी चुनौतियां थी। अब वो चुनौतियों की हम लगातार चर्चा करते हैं। हम देखिए, सबसे पहली जो चुनौती थी, क्योंकि शासक बनने के बाद, ठीक है, इनके आने वाले समय में कई सारी चुनौतियां, कई सारी परेशानियां थी। उनमें से सबसे पहली परेशानी थी अफगान। सबसे पहले परेशानी क्या थी? अफगान समस्या। अब अफगान समस्या कैसे थी वो समझते हैं अपन पूरा डिटेल। ठीक है, देखिए, सबसे पहला तो ये था कि इनके जो पिता थे यानी बाबर थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि इनके पिता जो बाबर थे, ठीक है, बाबर थे, उन्होंने पानीपत का पहला युद्ध किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब प्रथम जो युद्ध किया था उसमें किसके किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, कब हुआ था? 1526 में। तो ये याद रखिए कि बाबर ने पहला युद्ध इब्राहिम लोदी से किया था, और इब्राहिम लोदी क्या था? एक अफगान था। क्या था? एक अफगान था। तो यानी कि दिल्ली की गद्दी पर आपने अफगानों को हटाकर बैठाया है, यानी कि बाबर ने अफगानी साम्राज्य को उखाड़ फेंका दिल्ली से, और अपना सत्ता क्या है? दिल्ली में परचम लहराया। ठीक है, यानी कि अफगान से यहीं से दुश्मनी चालू हुई थी। और पहला तो ये दुश्मनी का कारण था, एक तो ये था, और दूसरा ये जो युद्ध था जो दुश्मनी का कारण बना था वो था आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये दूसरा युद्ध था। तो घाघरा का जो युद्ध था, ठीक है, घाघरा सा युद्ध था वो 1529 में। ठीक है, और ये जो युद्ध था ये बाबर वर्सेस महमूद लोदी, महमूद लोदी। ठीक है, ये यहां पर महमूद लोदी या अफगानी सेनाओं के विरुद्ध था, अफगानी सेना के विरुद्ध था, सेना के विरुद्ध था। यानी कहने का मतलब है 2 युद्धों के कारण बाबर ने अफगानी साम्राज्य को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन पहले से लोदी वंश होने के कारण आसपास के क्षेत्र में छोटे छोटे अफगानी शासक मौजूद थे, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमको मौका मिले और हम दिल्ली में क्या करते? धावा बोल दे। तो सबसे बड़ी एक समस्या थी, अफगान समस्या थी, और अफगानी अभी भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं होने के कारण दिल्ली में अभी भी खतरा मंडरा रहा था। तो सबसे बड़ा हुमायूं के लिए एक टेंशन था कि दिल्ली की गद्दी बचानी थी, किससे? अफगानों से। तो ये दोनों युद्ध के कारण अफगानी पहले से ही किसके दुश्मन बन चुके थे? मुगल साम्राज्य के दुश्मन बन चुके थे। तो पहला एक कारण तो ये था, तो वो ये पहला कारण था। अब एक दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा क्या कारण था? ठीक है, दूसरा था साम्राज्य का विभाजन। ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। हुमायूं ने क्या किया? अपने चारों भाइयों, हुमायूं ने क्या किया? अपने भाइयों में साम्राज्य का पूरी तरीके से क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। ठीक है, अब बुरी तरीके से बंटवारा तो कर दिया, लेकिन इसके भाई उतने खुश नहीं थे इस बंटवारे से। ठीक है, और इसने क्या किया? दिल्ली में तो इसी का शासन था, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को हुमायूं ने खुद रखा। ठीक है, उसके बाद इसके दूसरा भाई था कामरान। कामरान को काबुल, कांधा, लाहौर और मुल्तान यानी पाकिस्तान वाला, वर्तमान पाकिस्तान वाला एरिया पूरा किसको मिल गया? कामरान को। तो ये वाला पूरा एरिया किसके अंतर्गत आ गया? कामरान को। तो कामरान भी खुश नहीं था। ठीक है, असगरी को संभल यानी उड़ीसा वाला क्षेत्र, और हिंदाल को मेवाड़ वाला यानी राजस्थान वाला क्षेत्र दे दिया। इस प्रकार से इसने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। लेकिन साम्राज्य का विभाजन करना इसकी सबसे बड़ी भूल थी, और भूल ये थी कि भविष्य में जितने भी युद्ध लड़े, किसी भाई ने उनका साथ नहीं दिया था।
ठीक है, शिवाजी ने इनका साथ नहीं दिया था। तो साम्राज्य का समय से पहले बंटवारा करना और दूसरा भाइयों का नाखुश होना भी इसका एक कारण बनता है। ठीक है, तो पहला कारण अफगान समस्या थी, दूसरा साम्राज्य का विभाजन। तीसरा आता है राजपूतों के बदले की भावना। अब राजपूतों की बदले की भावना का मतलब क्या होता है, देखो, एक तो ये था कि राजपूत भी किसके दुश्मन बन गए थे, मुगलों के। कारण ये था कि जो दूसरा युद्ध हुआ था जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं, खानवा का युद्ध, खानवा आगरा में है, खानवा का युद्ध, ठीक है। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में ये खानवा का युद्ध हुआ। अब खानवा का जो युद्ध हुआ था, अब देखो क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा जो राजस्थान के सबसे बड़े शासक में से एक थे, राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच युद्ध हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, और इसी में बाबर ने क्या उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और जिहाद का नारा लगाया था, जिहाद का नारा लगाया था। तो याद रखना ये जो युद्ध था ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध में से एक है बाबर के। ठीक है, तो खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा कहाँ है, आगरा में, आगरा यूपी, आगरा यूपी। ठीक है, तो खानवा का युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था इसमें अधिक से अधिक संख्या में राजपूत सैनिक मारे गए थे और शासक मारा गया था राणा सांगा। ठीक है, अब राणा सांगा के मारे जाने के कारण राजपूत जो थे वो इसके दुश्मन बन गए थे इनके। ठीक है, और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो चंदेरी का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा चंदेरी का युद्ध। याद रखना चंदेरी के युद्ध ये कब हुआ था, 1528 में हुआ था। ठीक है, चंदेरी कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब ये युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो शासक था वो मेदिनी राय था। मेदिनी राय का युद्ध किसके साथ हुआ था, बाबर के साथ हुआ था। लेकिन मेदिनी राय बाबर से डायरेक्ट नहीं जीत सकता था, इसने किससे मदद मांगी, राजपूत सैनिकों से मदद मांगी। राजपूत सैनिकों से क्या मांगी, मदद मांगी। तो अपार मात्रा में राजपूत सैनिक जो थे वो इसकी मदद करने के लिए आ गए। लेकिन युद्ध में एक प्रॉपर नेतृत्व नहीं होने के कारण मेदिनी राय पे उतनी क्षमता नहीं थी कि वो नेतृत्व कर पाए, इसी कारण ये युद्ध हार गए। और युद्ध हारने के कारण कई राजपूत सैनिक इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। तो 2 बार क्या यहाँ राणा सांगा मारा गया, इसके कारण राजपूत नाराज थे। और दूसरा मेदिनी राय के साथ जब राजपूत हेल्प करने गए तो उसमें भी कई सारे सैनिक मारे गए। तो ये दो युद्धों के कारण राजपूत जो है इसके दुश्मन बन गए। तो राजपूत की बदले की भावना जागृत हो गई और इसमें अफगानी दुश्मन बन गए। तो दोनों तरफ से दुश्मनी थी। ठीक है, अफगान भी दुश्मन बन गए, राजपूत भी दुश्मन बन गए। तो ये भी एक समस्या का कारण था, ये भी एक समस्या का कारण था। चलिए आगे। ठीक है, एक था राजस्व समस्या। राजस्व समस्या इसलिए थी क्योंकि कारण भी था, क्योंकि जब बाबर शासन करने के लिए आया तो बाबर ने लगातार युद्ध किए थे। 1526 में इन्होंने युद्ध चालू किया तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ। उसके बाद चालू किया 1527 में तो इन्होंने कौन सा युद्ध किया, खानवा का युद्ध किया। तीसरा है 1528 में इन्होंने कौन सा युद्ध किया, तो चंदेरी का युद्ध किया। और चौथा 1529 में इन्होंने कौन सा युद्ध किया, घाघरा का युद्ध किया। तो लगातार 4 वर्षों तक इन्होंने युद्ध किया लगातार, जिसके कारण बहुत सारा राजस्व जो है वो खर्चा हो गया। राजस्व बहुत अपार मात्रा में खर्च हुआ। ठीक है, अपार मात्रा में खर्च हुआ। ठीक है, अपार खर्च हुआ राजस्व का। ठीक है, और इसके कारण स्थिति धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई उस समय राजस्व जो है वो उतना अधिक नहीं था, क्योंकि लगातार युद्ध जब लड़ोगे आप तो क्या होगा, बहुत सारा धन खर्चा होता है, हथियार में, सैनिकों में, ठीक है, आने जाने में। ठीक है, तो इस प्रकार से 1530 के बाद राजस्व व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि हुमायूं के पास चुनौतियां तो भरपूर थी। ठीक है, तो ये सारी चुनौतियों से कौन लड़ा, हुमायूं लड़ा। ठीक है, हुमायूं सारे चुनौतियों से लड़ा। तो पहली चुनौती अफगान समस्या, दूसरे साम्राज्य का विभाजन, राजपूतों की बदले की भावना और राजस्व समस्या थी। ठीक है, ये समस्या थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, अब इसके बाद सबसे प्रमुख होता है इसका सैन्य अभियान।
ठीक है, हुमायूं का सैन्य अभियान। तो चलिए चालू करते हैं। हुमायूं का सैन्य अभियान। ठीक है, हुमायूं का सैन्य अभियान। देखिए, सबसे पहला जो अभियान हुमायूं का था, याद रखिएगा, देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इनका अभियान था वो था कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान ये कब हुआ था? 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान। देखिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि इतिहास का पहला शासक कौन सा था मुगल साम्राज्य में जिसने राखी का त्योहार मनाया था, और राखी का त्योहार किसने मनाया था? तो हुमायूं ने मनाया था। कारण यह था कि यहां पर का जो राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है, राजस्थान वाला एरिया, मेवाड़ वाला एरिया था, वहां की रानी थी जिसका नाम था कर्णवाही। कर्णवाही यहाँ की रानी थी। ये थी राजपूत महिला थी, और राजपूतों में एक प्रथा चलती थी जिसका नाम था जौहर प्रथा। जौहर प्रथा, और ये बड़ी खतरनाक प्रथा थी। बड़ी खतरनाक प्रथा थी। जौहर प्रथा वो प्रथा होती है जिसमें राजपूत महिलाएं जो थी, अक्सर राजस्थान तरफ ये प्रथा ज्यादा प्रचलित थी, जिसमें राजपूत महिलाएं अपने पति के मृत्यु के बाद अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती हैं। एक अग्नि का बड़ा कुंड रहता था, उसमें कई सारी लकड़ियां रहती थी, और वो कुंड इतना गहरा रहता था कि एक बार उतरने के बाद उसमें चढ़ना असंभव रहता था। ठीक है, तो उसमें चली जाती थी और अपने आप को आत्मदाह कर लेती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जौहर प्रथा थी। ठीक है, तो हुआ क्या था, यहां पर बिहार में शासन चल रहा था बहादुर शाह का। बहादुर शाह का, ठीक है, उस समय दिल्ली में शासन चल रहा था। दिल्ली में शासन चल रहा था आपका किसका? हुमायूं का। हुमायूं का शासन चल रहा था दिल्ली में। ठीक है, और यहां पर कालिंजर वाले एरिया में, याद रखें कालिंजर का है, मध्य प्रदेश के आसपास है। ठीक है, कालिंजर में प्रताप रुद्रदेव का, कालिंजर जो था वो एक किले था। कालिंजर एक किला था। यहां पर किसका शासन चल रहा था? प्रताप रुद्रदेव का। प्रताप रुद्रदेव का। देखिए, सबसे पहला क्या हुआ था, जब ये हुमायूं था कालिंजर अभियान के लिए चला। कालिंजर अभियान के लिए चला, ठीक है, हुमायूं। ठीक है, अब यहां समस्या ये थी कि बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, वो ये वाला क्षेत्र, राजस्थान वाले क्षेत्र में जो कर्णवाही का एरिया था उसको अपने अंदर करना चाहता था, यानी उससे कैप्चर करना चाहता। ठीक है, एक तरीके से बोला जाए तो ये अपना साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था और शायद कर्णवाही से विवाह भी करना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहादुर शाह जो था वो अपना क्या बोलता है, साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था और ये इस क्षेत्र को जीतना भी चाहता था। ठीक है, अब ये क्षेत्र को जीतने के लिए, ठीक है, बहादुर शाह ने सोचा कि अटैक किया जाए, यानी कि आक्रमण करके इस क्षेत्र को अधिकार कर लिया जाए अपने अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या कि कर्णवाही जो यहाँ की राजस्थान में वो जो मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र की शासिका थी, उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो बहादुर शाह से डायरेक्ट टकरा सके। ठीक है, और उनको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत थी। तब उन्होंने क्या किया, अब उस समय एक ही शासक था हुमायूं जो इनकी मदद कर सकता था, क्योंकि दिल्ली में वो शासन कर रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि कर्णवाही ने राखी भिजवाई। ठीक है, कर्णवाही ने सोचा कि अगर हुमायूं से हेल्प मांगना है तो उसको किसी न किसी त्योहार या ऐसा कुछ बताना पड़ेगा जिससे वो मेरी मदद करे। तो सबसे अच्छा ये था कि उस समय रक्षाबंधन का त्योहार आया, और त्योहार आने के बाद कर्णवाही ने बहुत सारी राखियां किसके लिए भेज दी? हुमायूं के लिए। ठीक है, हुमायूं के पास जब ये रंग बिरंगी राखियां पहुंची तो हुमायूं बड़ा अचरज में हो गया। ठीक है, उसने इसके बारे में पूछा। ठीक है, और जब उनको इसके बारे में ज्ञान हुआ कि ये किस लिए भेजा गया है, कि इसका महत्व क्या है, तो बड़ा प्रभावित हुआ और उसने सारी राखियां एक्सेप्ट कर ली। और एक्सेप्ट करने के बाद उसमें एक पत्र भी था जिसमें यह बताया गया कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इसी के लिए हुमायूं उसके लिए भी क्या हो गया, वचनबद्ध हो गया कि अब हम उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है,
तो हुआ क्या, हुमायूं को कालिंजर अभियान भी करना था, ठीक है, कालिंजर अभियान भी करना था और इसकी रक्षा भी करना था इनकी। तो हुमायूं यहाँ से सबसे पहले कालिंजर अभियान के लिए निकला। कालिंजर अभियान के लिए जब हुमायूं निकला तो कालिंजर अभियान 1531 में उन्होंने रुद्र प्रताप देव को क्या किया, पराजित किया और कालिंजर के अभियान को पूरी तरीके से क्या कर लिया, सफल कर दिया। यानी कि 1531 में कालिंजर अभियान किसने किया, हुमायूं ने कहा, किसको हराया, रुद्र प्रताप देव को। तो किसके किसके बीच हुआ था ये पहला अभियान, हुमायूं वर्सेस प्रताप रुद्रदेव, रुद्रदेव, ठीक है, इनके बीच हुआ था कालिंजर अभियान, जिसे प्रताप रुद्रदेव पराजित हो गए और कालिंजर में किसका कब्जा हो गया, हुमायूं का, ठीक है। लेकिन जब तक ये कालिंजर अभियान करते थे तब तक बहादुर शाह ने कहां अटैक कर दिया, बहादुर शाह ने अटैक कर दिया यहां। जब ये बहादुर शाह ने यहां अटैक किया और कर्णवाही को पता चला कि बहादुर शाह ने अटैक कर लिया है, तो कर्णवाही ने जौहर प्रताप से अपने प्राण को त्याग दिए। जब इस बारे में पता चला हुमायूं को, तो हुमायूं ने पूरी तरीके से गुजरात पर अटैक किया और गुजरात को पूरी तरीके से क्या कर दिया, तबाह कर दिया। यानी कि हुमायूं ने पूरे गुजरात को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहला अभियान है कालिंजर अभियान 1531 में, ठीक है। जो कालिंजर मध्य प्रदेश का एक किला था कालिंजर, उसको हुमायूं ने अपने अंदर कर लिया, यानी कि उसको जीत लिया। शासक कौन थे, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। तो पहला अभियान इसके लिए सक्सेसफुल हुआ, लेकिन वह कर्णवाही को बचा नहीं पाया था। जौहर प्रथा के माध्यम से उन्होंने अपनी क्या दे दी, जान दे दी, ठीक है। तो पहला ये युद्ध था, पहला अभियान तो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। दूसरा आता है आपका दोहरिया का युद्ध, ठीक है। दूसरा अभियान आता है 1532 में दोहरिया का युद्ध, ठीक है। तो ये होता है दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध ये होता है 1532 ईस्वी में, ठीक है। अब 1532 ईस्वी में अगला युद्ध होता है जिसे कहते हैं दोहरिया का युद्ध, ठीक है। ये हुई थी हुमायूं सेना वर्सेस महमूद लोदी के सेना के मध्य हुआ था। यानी कि हुमायूं की सेना थी, हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी, याद रखिएगा महमूद लोदी, ठीक है। ये पहले किसके साथ युद्ध कर चुका है, बाबर के साथ भी युद्ध कर चुका है। याद रखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। हुमायूं जो था, एक चीज मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दूं, हुमायूं जो था वो पहले से ही युद्ध अभ्यास कर चुका था। जो मैंने ये 4 युद्ध के बारे में बताए थे ना, ये 4 युद्ध जो मैंने बताए, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, ये जो 4 युद्ध थे ना, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बाबर जिस युद्ध में, पहले युद्ध पानीपत का जो पहला युद्ध था जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, इस युद्ध में हुमायूं भी गया था। तो याद रखिएगा हुमायूं जो था वो बाबर के साथ युद्ध में जाता था, यानी कि लड़ने का और युद्ध कौशल का एक्सपीरियंस उसको पहले से था। तो इसीलिए बाद में उसको युद्ध से, मतलब युद्ध में उतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध में अगर उसने भाग लिया था तो जाहिर सी बात है बाकी युद्ध में उन्होंने भाग लिया ही होगा। तो युद्ध का एक्सपीरियंस तो पहले से था, ठीक है, युद्ध का एक्सपीरियंस उनको पहले से था, ठीक है। चलिए देखते। तो दोहरिया का युद्ध हुमायूं वर्सेस हुआ महमूद लोदी। अब महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें महमूद लोदी क्या हुआ, पराजित हुआ। यानी पहला युद्ध तो इन्होंने जीत लिया कालिंजर का, और दूसरा युद्ध याद रखिएगा दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था। याद रहेगा दोहरिया अभी बोला जाता है देवरिया यूपी, अभी क्या बोलते हैं उसको, देवरिया यूपी। यानी कि ये कहां पर है, यूपी में, ठीक है, यूपी में देवरिया, देवरिया यूपी, ठीक है, याद रहेगा। तो 2 युद्ध, पहला कालिंजर अभियान हुमायूं वर्सेस प्रताप रुद्रदेव, दूसरा दोहरिया का युद्ध, दोनों युद्ध इसने जीत लिया था। अब आगे बढ़ते हैं तो तीसरा युद्ध देखते हैं। तीसरा युद्ध देखिए, तीसरा युद्ध जो था वो 1533 में, ठीक है, चुनारगढ़ के किले का अभियान, चुनारगढ़ के किले का अभियान, किले का अभियान। चुनारगढ़ के किले का अभियान 1533 में,
ठीक है, ये कहाँ पर है, मिर्जापुर यूपी के, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट इसका कहाँ है, ये अभी वर्तमान बोलेगे तो मिर्जापुर यूपी, ठीक। अब इसके बारे में देखते। सबसे पहला चुनारगढ़ के किले का अभियान, ठीक है। तो हुआ क्या था, ये चुनारगढ़ का जो किला था, ठीक है। अब देखो, शेर शाह सूरी, उस समय शेर शाह सूरी को क्या बोला जाता है, शेर खां बोला जाता है। और शेर खां इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने बोला जाता है एक तलवार में एक बार में शेर की गर्दन को काट दिया था, तो इसीलिए इसको शेर खां की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या था कि शेर शाह सूरी जो था वो अफगानों की सेना को इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि शेर शाह सूरी भी एक अफगानी था, तो अफगानों की सेना को क्या कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। तो हुआ क्या, ये जो युद्ध हुआ था वो हुमायूं वर्सेस शेर खां यानी शेर शाह सूरी, ये दोनों के मध्य हुआ था, ये दोनों के मध्य हुआ था। चुनारगढ़ के किले पर सुनारगढ़ के किले पर, ये चुनारगढ़ का किला था, ठीक है, मान लेते हैं। इस किले के चारों ओर हुमायूं ने अपनी सेना लगा दी थी। एक्चुअल में हुमायूं को पता चला था शेर शाह सूरी अपनी सेना बना रहा है, जब वो पता चला तो उसे लग गया कि शेर शाह सूरी भी एक अफगानी था, ठीक है, शेर खां भी एक अफगानी था। तो उसे लगा कि भविष्य में ये अभी सेना बना रहा है, इकट्ठा कर रहा है, भविष्य में मुझे हमला ना कर दे, इसीलिए हुमायूं पहले से ही, ठीक है, पहले से ही इसको क्या करना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था कि ये सेना इकट्ठी ना करे। तो इसी कारण बीच में विवाद हो गया। अब विवाद जब हुआ तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंदू बेग करके नाम था इसका, ठीक है। ये व्यक्ति था, ठीक है, ये सेनापति था, और इसी सेनापति ने क्या किया था, ये दोनों के बीच समझौता करवाया था। ये दोनों के बीच, हुमायूं एवं शेर खां के बीच, यानी शेर शाह सूरी के बीच क्या करवाया था, समझौता करवाया था। और समझौता इसलिए करवाया था क्योंकि इस किले के अंदर हुमायूं प्रवेश नहीं कर पा रहा था और शेर शाह सूरी इस किले के बाहर नहीं निकल रहा था। तो करीबन हो गया 4 माह, ठीक है, 4 माह से ऐसा चालू हुआ, ना वो अंदर जा पा रहा था ना वो बाहर आ पा रहा था, ठीक है। वो बुलाता है तू अंदर आ, हिम्मत है, तो बोलता है तू बाहर आ अगर हिम्मत है। तो इस कारण से दिल्ली छोड़कर बेचारा उत्तर प्रदेश में, यानी कि ये चुनारगढ़ के आसपास कब तक बैठे रहेगा, ठीक है। इसीलिए हुमायूं को डर था कहीं दिल्ली पर, ठीक है, दिल्ली का खेल ना हो जाए, दूसरा कोई अटैक ना कर दे। और कब तक हुमायूं अंदर छुपे रहता इतने सैनिकों के साथ, खाने पीने की भी व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं थी, तो इसी कारण उसको भी दिक्कत थी, बाहर जो बैठा था इसको भी दिक्कत थी, 4 माह से कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए हिंदू बेग ने क्या किया, हुमायूं और शेर खां के बीच समझौता करवा लिया। और समझौता करवाने के बाद क्या हुआ, ये जो चुनारगढ़ के किले का अभियान थोड़ा से निरस्त हो गया, ठीक है। हुमायूं दिल्ली चला गया और शेर खां भी सैनिक व्यवस्था करना कुछ दिन के लिए क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था। चलिए आगे, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 2 युद्धों के आते हैं। एक सबसे पहला आता है चौसा का युद्ध आता है, और दूसरा आता है आपका बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। सबसे ज्यादा युद्ध इसी दोनों की चर्चा सबसे ज्यादा पूछी जाती है और की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है 1535 में, ठीक है, ये गुजरात अभियान आता है, गुजरात अभियान, याद रखिएगा, गुजरात अभियान 1535 में उन्होंने क्या किया, गुजरात अभियान किया था। तो याद रखिएगा, जब इन्हें गुजरात अभियान किया था तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह वर्सेस हुआ था हुमायूं ने बहादुर शाह को पूरी तरीके से क्या, नष्ट कर दिया। यानी कि पहले से ही दुश्मनी थी, क्योंकि इसने कर्णवाही को बर्बाद किया था, यानी इसके कारण कर्णवाही जो शासिका थी, कहाँ की, राजस्थान की, वो क्या हुई थी, जौहर प्रथा धारण कर ली थी। इसी कारण हुमायूं पहले से ही इससे खफा था। इसी कारण हुमायूं ने जब गुजरात अभियान 1535 में किया तो उसमें पूरी तरीके से बहादुर शाह को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो गुजरात अभियान भी इसका 1535 में सफल रहा। तो ये हो गया गुजरात अभियान। उसके बाद 1537 में, याद रखिएगा,
1537 ईस्वी में, 1537 ईस्वी में इसने बंगाल अभियान किया था। बंगाल अभियान, बंगाल अभियान, बंगाल अभियान, ठीक है। अब बंगाल अभियान किया था तो ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जब हुमायूं ने बंगाल को लूटने का प्लान बनाया था, हुमायूं ने बंगाल को लूटने का प्लान बनाया था, यानी बंगाल अभियान किया था, तो ऐसा बोला जाता है कि इसके जाने से पहले ही, कुछ कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है कि इसके जाने से पहले ही शेर शाह सूरी ने बंगाल अभियान को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। यानी थे बंगाल अभियान में पहले पहुंच के जितना धन दौलत लूटना था लूट लिया था, ठीक है। अब उसके बाद जब हुमायूं गया तो उसको हुमायूं को कुछ खास मिला नहीं क्षेत्र में, इसलिए हुमायूं वहां से वापस लौटा था। ये अलग अलग तर्क है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको बस याद रखना है कि 1537 में बंगाल अभियान हुआ था। किसके माध्यम से? हुमायूं ने बंगाल को जीत लिया था। बंगाल को क्या कर लिया था? जीता था। अब बंगाल को जीतने के बाद जब बंगाल से लौट के आ रहे थे, याद रखिएगा, बंगाल से लौट के जब आ रहे थे तब याद रखिएगा 1539 में, सॉरी 1539 में, याद रखिएगा, ठीक है। तब यहां से जीत कर जब आ रहे थे, याद रखिए, यहां से ठीक है। बंगाल अभियान जब किया तो बंगाल अभियान से जब ये जैसे बंगाल वाला एरिया है, तो बंगाल अभियान से जब लौट के ये आ रहे थे दिल्ली की तरफ, कौन? हुमायूं। तो दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो 1529 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। 1529 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं चौसा का युद्ध। ये महत्वपूर्ण है, चौसा का युद्ध, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चौसा का एक युद्ध हुआ था, ठीक है। तो जब ये लौट के आ रहे थे तो एक युद्ध हुआ था चौसा, ठीक है। अब ये जो चौसा है ये कहां है? बिहार में। चौसा का युद्ध हुआ था, ये कहां है? बिहार में। अब हुआ क्या था ये देखिए, ये चौसा नामक जगह बिहार में जो है, ठीक है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी। वहां से एक नदी निकलती है, गंगा नदी। ये चौसा कहां है? ये बिहार में है, गंगा नदी निकलती है। अब हुआ क्या, जब ये यहां गए, अब इतना दूर, दिल्ली से इतना दूर अगर ट्रेवल करोगे, कहां पर? बंगाल। तो बंगाल गए, वहां के क्षेत्र को इन्होंने जीता, और जीतने के बाद जब यहां से रिटर्न हो रहे थे तो रिटर्न होने के बाद चौसा यानी बिहार से होके जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ क्या है? बिहार है। ऊपर से जाएंगे यूपी होते हुए, कहां पहुंच जाएंगे? दिल्ली तरफ, ठीक है। तो यहां से जब ये वापस जा रहे थे तो इन्होंने चौसा में पूरी फील्डिंग लगा के रखी थी। किसने? शेर शाह सूरी। तो ये चौसा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ये दोनों के मध्य हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1539 में, 1539 में। अब हुआ क्या कि ये चौसा जो जगह है, ठीक है, वो थोड़ा ऊंचाई में था, ठीक है। तो ऊंचाई वाले यहां पास एक किला है, और उस किले के अंदर कौन घुस गया था? आपका शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी। और ये किले के इस साइड में किसकी सेना आ गई थी? आपकी हुमायूं की सेना, ठीक है। अब हुआ ये था कि ये जो किला था उसके पास से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा नदी, ठीक है। और ये नदी जो गुजर रही थी, और ये समय जो था वो जून जुलाई का समय था जिस समय पानी गिरता था, ठीक है। तो जून का जो समय था उसमें इन्होंने क्या किया, इनके जब आ रहे थे यहां से सैनिक जब आ रहे थे तो पूरी तरीके से इनको रोकने के लिए अपने सैनिक किला में भर दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। तब ये तो पहले से इसके सैनिक थके हुए थे, किसी हुमायूं के, क्योंकि बंगाल का रास्ता कवर करके दिल्ली पहुंचना था, तो पहले से थके रहते थे। भूख प्यास के कारण थोड़ा इनकी स्थिति डगमगा रही थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब ये चुनारगढ़ ये चौसा के आसपास पहुंचे, चुनारगढ़ के क्षेत्र के आसपास, तब यहां से जो गंगा नदी बहती थी, ठीक है, गंगा नदी बहती, उसका बहाव एकदम कम था। उसका बहाव क्या था? कम था, धीरे धीरे। लेकिन जब ये इस क्षेत्र में अपना एक वो बना लिए, तंबू अम्बू गाड़ लिए, क्योंकि युद्ध तो करना ही था, युद्ध बिना करे जाना ही नहीं था, तो यहां पर इन्होंने अपना एक आसरा बना लिया कि यहां पर रुकना है, ठीक है। तो तंबू अम्बू गाड़ लिए पूरा, ठीक है। अब हुआ क्या
कि जैसे ही यहाँ पर करीबन आता, ये दोनों के बीच बहुत टाइम लिमिट लग गया, ठीक है। अब हुआ क्या, दोनों के बीच में युद्ध होना तो तय था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी दिमाग लिए लगा रहा था कि कैसे भी करके कुछ समय स्पेंड किया जाए जिससे गंगा नदी में कुछ बाढ़ आ जाए, और ये बाढ़ को ये रोका हुआ था कौन, आपका शेरशाह सूरी। किसी भी तरीके से ये बाढ़ को क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, जिससे पानी की मात्रा धीरे धीरे आ रही थी। पानी की मात्रा क्या आ रही थी, धीरे धीरे। अब हुआ क्या कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही पानी बहुत ज्यादा भर गया, क्योंकि बारिश चल रही थी, बारिश का मौसम आ गया था, इसी का इंतजार कौन कर रहा था, शेरशाह सूरी। तो जैसे ही यहाँ रात के समय सारे लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। सारे लोग क्या कर रहे, सो रहे थे तंबू वंबू लगा के, ठीक है। और इसमें कौन सो रहा था, हुमायूं भी सो रहा था, उसका बड़ा तंबू रहेगा, सो रहे थे। तो हुआ क्या, जैसे ही पानी का लेवल बढ़ गया, ठीक है, और रात का समय था, रात का दूसरा पहर था, तो उसी समय इन्होंने क्या कर दिया, ये बैरियर को हटा दिया, और पानी की इतनी अपार मात्रा आई, ये तो किले के अंदर थे तो इसके सैनिक और ये बच गए, ठीक है। और ये यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया, तो पूरा जल का जो क्षेत्र था वो पूरे इनके तंबुओं में घुस गया, और जल इतनी बहुत तेजी से आया कि कई सैनिक, और सैनिक जो थे वो पूरे पोशाक में थे लड़ युद्ध के, तो युद्ध में तो कई सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, लोहा लंगड़ लगाना पड़ता है, ठीक है, तो हथियार रहते हैं, ठीक है। तो इतने अधिक हथियारों के साथ आप तैर भी नहीं सकते हो। तो यहाँ से इन्होंने अटैक करने का मतलब युद्ध करने का एक तो घोषणा कर दी, तो इसके सैनिक इधर भागने लगे। अब ये सैनिक ये सोचे कि जाए तो किधर जाए, एक तो इतना अपार मात्रा में पानी आ रहा था, कुछ सैनिक बह गए, और जब इस स्थिति में इन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है, शेरशाह सूरी के कुछ सैनिक जो तैरना जानते थे और हल्का कपड़ा पहने थे, उन्हीं को युद्ध करने के लिए भेजा गया। तो जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने इधर हंगामा मचा दिया, ठीक है, युद्ध होने लगा, और यहाँ के सैनिक अपना जान बचा रहे थे और ये सैनिक उनको मार रहे थे। तो इसी बीच में याद रखिएगा, इसी बीच में हुमायूं जो था उसकी स्थिति गंभीर हो गई, और हुमायूं जो था वो पानी के साथ क्या हो गया, बहने लगा। अब पानी के साथ जब बहने लगा और दूर हो गया, तो यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन नामक एक व्यक्ति था जो मछली मार रहा था, ठीक है, मछली पकड़ने का काम करता था। उन्होंने जब देखा, ठीक है, उनके पास ये उनके जो नाव के पास, ठीक है, जब ये हुमायूं जैसा मतलब अब नाव के पास कुछ दिखाई देगा और उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग लगेगा, तो इसने उसकी मदद की, और जब इसने उसकी मदद की, ठीक है, और हुमायूं की जान बचाई। और अगर हुमायूं की जान नहीं बचाता तो हुमायूं जो शेरशाह सूरी के सैनिक है उसको बंदी बना लेते, और शेरशाह उसको क्या कर देता, खत्म कर देता। तो ये जब यहाँ पर आया, इसके नाव में बैठ गया, तो सिहाबुद्दीन जो था वो थोड़ा डर गया, और इसने कहा कि अगर मेरी आज आप रक्षा करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं दिल्ली का सुल्तान हूं, मेरा नाम है हुमायूं, अगर आप मेरी मदद करते हो मैं तुमको एक दिन के लिए क्या बना दूंगा, शासक बना दूंगा, एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान का ताज तुम्हारे सर में होगा, ठीक है। तो इसने ये चीज को जब सुना तो इसने मदद की, और मदद करने के बाद अब नाव चलाने वाले को तो हर रास्ता पता होता है कि कैसे नाव को निकाला जाए, तो ये नाव को निकाल कर एक सुरक्षित जगह पर उनको क्या कर दिया, पहुंचा दिया, सुरक्षित जगह पर इनको क्या कर दिया, पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद याद रखिएगा, इतिहास में सिहाबुद्दीन को उन्होंने एक दिन का शासक बनाया था, और जब सिहाबुद्दीन एक दिन का शासक बने तो उन्होंने क्या खास काम किया, तो याद रखिएगा, इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, चमड़े के सिक्के चलाए थे, क्योंकि ये जानता था अगर एक दिन के लिए मैं बनूंगा तो मेरी कोई पहचान नहीं रह जाएगी, इसीलिए मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी पहचान रहे। इसीलिए इसने क्या किया था, चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो याद रखिएगा, इतिहास में एक ही व्यक्ति था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, जिसका नाम था सिहाबुद्दीन। और सिहाबुद्दीन ने कौन से युद्ध में मदद की थी, चौसा के युद्ध में। किसकी मदद की थी, हुमायूं को। अगर हुमायूं की मदद नहीं करता तो हुमायूं को तैरना नहीं आता था, और वो क्या कर जाता, बेचारा डूब जाता, जल समाधि ले लेता, ठीक है। तो इन्होंने मदद की और उसको क्या उतारा, पार उतारा। जब ये पार उतर गया तब यहां से वो कहां पहुंचा, सीधे दिल्ली भागा, क्योंकि शेरशाह सूरी अगर दिल्ली पहुंच जाता तो दिल्ली में उसका कब्जा हो जाता। जब ये दिल्ली भागा तो दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। अब दिल्ली पहुंचने के बाद इसके बहुत सारा नुकसान ये हो गया था कि कई सारे सैनिक इसके वीरगति को प्राप्त हो गए थे, यानी मर गए थे। तो यानी कि इसका बहुत सारा
धन भी नष्ट हो गया था और इस युद्ध में इसके कई सारे सैनिक मारे गए थे, ठीक है। लेकिन जब ये दिल्ली पहुंच गया तो दिल्ली का शासन इसके हाथ में आ गया। अब ये तो हो गया, ठीक है, दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हुआ क्या, ठीक है। चौसा का युद्ध कौन जीत गया? शेरशाह सूरी। जब शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध से जीत गया तो शेरशाह सूरी के पास इतना मनोबल हो गया, इतना अपने आप में उसके पास इतना पावर बढ़ गया कि अब वो हुमायूं को अगले युद्ध के लिए चुनौती भी दे सकता था और उसको हरा भी सकता था, ठीक है। अब हुआ क्या अगला युद्ध, क्योंकि शेरशाह सूरी एक्चुअल में इससे ज्यादा एक्सपीरियंस था, क्योंकि शेरशाह सूरी नीचे से उठा था, ठीक है, नीचे से उठा था, स्ट्रगल किया था। और एक चीज याद रखिएगा, जो अपने आप स्ट्रगल करके निकलता है वो जो है नॉर्मल आदमी से ज्यादा स्ट्रगलिंग पावर होता है उसके पास, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब एक लास्ट युद्ध आता है, उसका नाम होता है बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध, चलिए इसी में बना लेते हैं, डाल देते हैं थोड़ा। देखिए 1540 में ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, इसको बीलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, बीलग्राम का युद्ध, इसे दोनों नाम से पुकारा जाता है, बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, 1540 में। अब इसमें हुआ क्या था ये देखते हैं, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। इसमें हुमायूं की क्या हुई थी? पराजय। और इतनी बुरी तरह पराजय हुई थी कि हुमायूं को क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ा। एक्चुअल में जब ये कन्नौज के बीच ये युद्ध हुआ था, एक कन्नौज का यूपी में, तो दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो हुमायूं जो है वो इस युद्ध को हार गया था, क्योंकि 1529 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में पूरी तरीके से घायल हो चुका था, सैनिक आधे से ज्यादा बह गए थे, मनोबल थोड़ा डाउन था, और इसने अगले ही साल क्या कन्नौज का युद्ध कर दिया, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया। अब शेरशाह सूरी जीतने के बाद शेरशाह सूरी चाहता था इसको मारना, क्योंकि ये बच गया तो फिर से ये आक्रमण करेगा, इसलिए शेरशाह सूरी इसको मारना चाहता था। और ये जो था वो अपनी पत्नी को लेकर, याद रखिएगा, अपनी पत्नी को लेकर और कुछ सैनिकों को लेकर, कुछ आसपास के मंत्रीगणों को लेकर यह भागा, क्योंकि ये जान रहा था कि मैं अब युद्ध नहीं जीत पाऊंगा। तो याद रखिएगा, ये आ जाएगा आपका पाकिस्तान हो गया, ये वाला भाग हो जाता है अफगानिस्तान वाला भाग होता है, और ये वाला भाग हो जाता है ईरान। तो याद रखिएगा कि यहां से भागा ये पूरी तरीके से पंजाब के रास्ते से होकर, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे ये भागा, अब ये समस्या ये थी कि वाइफ जो थी प्रेग्नेंट, ठीक है, गर्भवती थी, ठीक है। अब उसको लेके लंबे समय तक ये चल भी नहीं सकता था, भाग भी नहीं सकता था, इसलिए समस्या ये हुई कि इस युद्ध को हारने के बाद कई सारे सैनिक जो है शेरशाह सूरी के किसके पीछे लग गए? हुमायूं के पीछे। तो हुमायूं ने क्या किया, कई लोगों से मदद मांगी, कई शासकों से, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की थी, किसी ने इसकी मदद नहीं की थी, क्योंकि कोई भी शेरशाह सूरी से डायरेक्ट टकराना नहीं चाहता था। इसीलिए अमरकोट के शासक, याद रखना, अमरकोट पंजाब, अमरकोट के शासक वीरसाल, अमरकोट के शासक जो थे वीरसाल, इसके बहुत अच्छे मित्र थे। अमरकोट के शासक वीरसाल इसके बहुत अच्छे मित्र थे। वो कहाँ के शासक थे? ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ के शासक थे। अब यहाँ के जब शासक थे तो उन्होंने हुमायूं का स्वागत भी किया और मदद करने का भरोसा भी दिलाया। तो हुमायूं अगर यहाँ पर रुक जाता तो अमरकोट के शासक वीरसाल पे भी कौन अटैक कर देता? शेरशाह सूरी। इसीलिए शेरशाह सूरी ने अपनी पत्नी और कुछ सैनिकों को, कुछ मंत्रीगणों को यहीं पर रुकने का आदेश दिया, और आदेश देने के बाद यह आगे की ओर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते कहाँ चला गया? ईरान चला गया। कहाँ चला गया? ईरान। इतना दूर चला गया, ठीक है। अब इतना दूर जाने के बाद ये अभी वर्तमान में कहाँ था? ईरान में, ठीक है, ईरान तक पहुंच गया, ठीक है। अब ईरान तक पहुंच गया तो शेरशाह सूरी ने फिर यहां तक उसका पीछा
नहीं किया। ठीक है, अब ये ईरान में पहुंच गया और याद रखिएगा यही पस अमरकोट के शासक वीर साल के अस्तबल में, ठीक है, छुपाया गया था इनको, तो वहीं पस अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ, महान सम्राट का क्या हुआ, जन्म हुआ। अकबर जैसे महान सम्राट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम अगर देखोगे तो इनकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, बानो बेगम इनकी पत्नी का नाम था, याद रहेगा। इनकी पत्नी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म कब हुआ था, अमरकोट के शासक वीर साल के अस्तबल में हुआ था। कहाँ, पंजाब के, पंजाब के, पूर्व पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के जो शासक थे, अमरकोट के शासक वीर साल में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ से पहुँच गए ये भैया तो ईरान पहुँच गए। कौन पहुँच गया, हुमायूं। अब हुमायूं चाहता था कि कैसे भी करके दिल्ली की गद्दी वापस पाया जाए, दिल्ली की गद्दी वापस पाया जाए। ठीक है, अब इंतजार करने के सिवा इसके पास रास्ता नहीं था, क्योंकि इंतजार ही ये कर सकता था। अब दिल्ली में किसका शासन था, शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी का शासन था। ठीक है, शेरशाह सूरी का शासन था। अब शेरशाह सूरी शासन कर रहा था, तो याद रखिएगा इसका शासन का टाइम पीरियड ज्यादा लंबा बेचारे का नहीं था। ठीक है, तो 1540 से बेचारे ने चालू किया और 1545 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। याद रखिएगा 1545 में किसकी मृत्यु हो गई, शेरशाह सूरी की। ठीक है, किस्मत किसकी अच्छी, हुमायूं की। किस्मत किसकी खराब, शेरशाह सूरी की खराब थी। 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसकी मृत्यु तो हुई। ठीक है, अब इसकी सूचना किसको लग गई, किसको लग गई, हुमायूं को। हुमायूं ने अपनी सेना बनाना चालू कर दिया कि भैया ये चलो टेंशन हटा। एक तो शेरशाह सूरी का एक पुत्र था जिसका नाम था इस्लाम शाह, इस्लाम शाह। ठीक है, अब इस्लाम शाह शासक बना, इसकी भी मृत्यु हो गई 1555 में। ले भैया 1554 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और शेरशाह सूरी के पुत्र की मृत्यु हो गई। अब ये दो मौका किसके लिए सबसे अच्छा था, हुमायूं के लिए। ठीक है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई और शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे, ये मैं बता देता हूं। शेरशाह जो था सूरी था, उसने कालिंजर अभियान के लिए एक तोप मंगाया था और वो तोप का नाम था हुक्का। हुक्का नामक तोप बोला जाता है इतिहास में, हुक्का नामक क्या था, तोप था। ठीक है, और इस तोप को जैसे ही उसने चलाया, इस तोप को जैसे ही उसने चलाया तो तोप का गोला जो है टकरा कर उसी के पास गिर गया। तोप का गोला टकरा कर उसी के पास गिर गया। ठीक है, और जब उसके पास गिरा तो वहीं पर क्या हो गया, फट गया। अब फटने के बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि हुक्का नामक तोप से किसकी मृत्यु हो गई, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, हुक्का नामक तोप से। हुक्का जो एक तोप था जिसको चलाते वक्त किसकी मृत्यु हो गई, शेरशाह सूरी की। ठीक है, शेरशाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी तो मर गया 1545 में। उसके बाद सलाम शाह जो उसका पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई 1554 में। लो भैया दोनों टेंशन उसका खत्म। अब जब दोनों टेंशन खत्म हुआ तब ईरान में बैठे किसको पता चल गया, हुमायूं को। तो हुमायूं ने क्या किया, अब उसको सेना बनानी थी। अब ईरान में कहां से सेना मिलेगी, अब ये सेना बनाना जरूरी था। तो ईरान में इसने क्या कर ली, शादी। ईरान में क्या कर ली, शादी। और दहेज में क्या मांगा, तो दहेज में इसने 3 चीज मांगा था। चलिए यही बस लिख देता हूं, दहेज में इसने 3 चीज मांगा था। ठीक है, यही बस थोड़ा मिटाल के लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। तो इसने दहेज में सबसे पहले मांगा था कि मुझे सेना चाहिए, मुझे दूसरा है धन चाहिए, और तीसरा जो है, ठीक है, सेना ही धन ज्यादा जरूरत थी, सेना था और धन था, ये 2 चीज मुझे चाहिए। तो इसने युद्ध शादी के बाद ये मांग की। ठीक है, बाद में वाइफ को बाद में भेजोगे तो चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे सेना और धन चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों की डिमांड की और शादी की, और शादी करने के बाद सेना और धन लेकर फिर ये भारत में आने के लिए तैयार हो गया। अब जब भारत में आने के लिए तैयार हुआ तो ये उसका दूसरा कार्यकाल माना जाएगा। तो चलिए दूसरा कार्यकाल देखते हैं। ठीक है,
देखिए दूसरा कार्यकाल जब स्टार्ट होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो गया, ये वाला अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया, ये ईरान वाला एरिया। तो यहाँ से इसने जाना चालू कर दिया। ये यहाँ पर था पहले हुमायूं, ये यहाँ से घूमते हुए पाकिस्तान पहुंचा। अब पाकिस्तान पहुंचा तो इसने 1555 में, क्योंकि 1554 में इस्लाम शाह की मृत्यु हुई थी बताया था, तो 1555 में याद रखिएगा पहला युद्ध आएगा 1555 में। 1555 में इसने कौन सा युद्ध किया था, मच्छीवाड़ा का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था, मच्छीवाड़ा का युद्ध। अब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ भैया किसके किसके बीच हुआ था, हुमायूं वर्सेस, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। तो हुमायूं वर्सेस किसके किसके बीच हुआ था, अफगान सरदार, ठीक है, हैबर खां और तातर खां के बीच हुआ था, एवं तातर खां, ये दो व्यक्ति थे, ठीक है। और इनका शासन कहां चल रहा था, इनका शासन चल रहा था पंजाब वाले एरिया में। इनका शासन कहां चल रहा था, पंजाब वाले एरिया। तो ये जो पंजाब वाला एरिया, इसको जीतना इससे जरूरी था क्योंकि भारत का ये प्रवेश द्वार माना जाता था। इसको नहीं जीतेंगे तो भारत प्रवेश कैसे करेंगे। इसीलिए पहला जो युद्ध हुआ था 1555 में, इन्होंने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया था। मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सरदारों को खत्म कर दिया, क्योंकि अफगानों से तो पहले से दुश्मनी थी, इसलिए अफगान सरदारों को खत्म करना बहुत ही ज्यादा क्या था, जरूरी था। तो पहला काम इसने अफगान सरदारों को खत्म कर दिया। कहां से, पंजाब से। तो पंजाब वाला एरिया तो इन्होंने कैप्चर कर लिया भैया। तो पंजाब वाला कैप्चर करने के बाद ये हो गया कि पंजाब वाला एरिया में इनका शासन चल गया। और अब इसकी मदद कर रहा था कौन, हुमायूं की मदद करने के लिए। हुमायूं की मदद कौन कर रहा था, बैरम खां, याद रखना बैरम खां हुमायूं का सबसे विश्वसनीय तो था, ठीक है, सेनापति बैरम खां, और बहुत ही निर्दयी था, ठीक है। तो बैरम खां कर रहा था, तो ये इसका प्लस पॉइंट था। तो पहला युद्ध इसने जीत गया। अब पहला युद्ध जीतने के बाद अब दिल्ली पहुंचना था, ठीक है, याद रहेगा दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में दूसरा युद्ध हुआ था। अब कौन सा युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध, जिसे बोला जाता है आपका कौन सा युद्ध, सरहिंद का युद्ध, ठीक है, सरहिंद का युद्ध। दूसरा आपका युद्ध था जिसे कहा जाता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। अब ये जो सरहिंद का युद्ध था ये 1555 में ही हुआ था, याद रखिएगा 1555 में, ठीक है। ये सिकंदर शाह वर्सेस हुमायूं के बीच हुआ था। ये सिकंदर था, अफगानी था, ये दोनों के बीच हुआ था। और ये काफी भयानक युद्ध था, जिसमें बैरम खां का रोल जो था वो महत्वपूर्ण था। किसका, बैरम खां। तो ये दोनों युद्ध में बैरम खां ने बहुत मदद किया था, ठीक है, बैरम खां ने। इस युद्ध को जब सिकंदर शाह मरा, और सिकंदर शाह को मारना आसान नहीं था, इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट युद्ध में हुमायूं की सेना कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि ये सेना बाहर से लेकर आया था, ठीक है। तो हुआ क्या था, हुमायूं के बीच और इसके बीच जब ये युद्ध चालू हुआ तो हुमायूं की सेना कमजोर पड़ने लगी। तब बैरम खां ने 2 निशानेबाज मंगवाया था, कहां, ईरान से। निशानेबाज मंगवाया था, कहां से, ईरान से। कहां से मंगवाया था, ईरान से। और ये दोनों निशानेबाज बहुत माहिर थे, ठीक है। इन्होंने, बैरम खां ने कहा कि आपको उसके आंख में निशाना लगाना है, ठीक है, क्योंकि उसको घायल करना है, वरना सिकंदर शाह इतनी जल्दी से मरने वाला नहीं है, ठीक है। अफगानी सैनिक था, अफगानी से मतलब शासक था। तो इसने ईरान से लाए हुए निशानेबाजों को एक ही काम दिया था कि किसी भी तरीके से सिकंदर शाह के आंख में निशाना लगाओ और उसको ऊपर से नीचे गिराना है, ठीक है। तो इसी चक्कर में जो यहाँ निशानेबाज थे उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन बार बार निशाना जो था वो सटीक नहीं लग पा रहा था। लेकिन जब मौका ऐसा आया कि सिकंदर शाह जो था वो हल्का सा घायल हो गया, रुका, ठीक है, उसी रुकने पर निशाना लग गया और सिकंदर शाह की क्या हो गई, मृत्यु। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेना के माध्यम से लड़ते तो हुमायूं धीरे धीरे क्या कर रहा था, युद्ध हार रहा था, क्योंकि हुमायूं पास सेना नहीं थी। और हुमायूं कितने सैनिकों से लड़ता, इसीलिए युद्ध हार रहा था। इसलिए सिकंदर शाह को क्या करना पड़ा, मारना पड़ा। किसके माध्यम से, निशानेबाजों के माध्यम से। इसी कारण किसकी जीत हो गई, हुमायूं की। क्योंकि जब
शासक ही मर जाता है तो उसकी जो सेना रहती है उसमें भगदड़ मच जाती है, और जब भगदड़ मच जाती है तो कुछ सैनिक जो रहते हैं वो अपने सामने वाले शासक के पक्ष में चले जाते हैं, और कुछ सैनिक वो भगदड़ में मर जाते हैं, और कुछ सैनिक हमेशा के लिए कहीं जाके छुप जाते हैं। ठीक है, तो ये जो युद्ध जीत गया, तो ये युद्ध जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी फिर किसके हाथ में आ गई? मुगलों के हाथ में आ गई। ठीक है, दिल्ली की गद्दी फिर किसके हाथ में आ गई? मुगलों के हाथ में आ गई। मुगलों के हाथ में आ गई, यानी किसके हाथ में आ गई? हुमायूं के हाथ में आ गई। तो हुमायूं फिर से कब शासक बना? 1555 में। 1555 में फिर से ये क्या बन गया? शासक बन गया। अब 1555 में जब ये फिर से शासक बन गया, ठीक है, याद रहेगा, 1555 में फिर से शासक बन गए। ठीक है, अब हुआ क्या? देखिए, उसके बाद आता है 1556। याद रखिएगा, 1556 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु कैसे होती है? दीन पनाह नामक लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी खोला होगा रात के पढ़ने, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, तो एक लाइब्रेरी बनाया था, ठीक है, जिसका क्या नाम था? दीन पनाह, दीन पनाह नामक लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी तो मेरे ख्याल से ऊंचे में होगी तभी तो गिरा होगा। ठीक है, तो ऊंचाई में लाइब्रेरी बनाया होगा, तो यहां से ऊंचाई में लाइब्रेरी बनाया होगा। ठीक है, ये सीढ़ी होगी, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यहां ऊंचाई में लाइब्रेरी होगा। ठीक है, अब यहां पर लाइब्रेरी के सीढ़ियों के गिरने के, अब सीढ़ियां से ज्यादा सीढ़ी होगी तभी तो मृत्यु होगी, छोटी मोटी सीढ़ी में कहाँ आदमी मरता है। ठीक है, तो यहां से मृत्यु, मतलब यहां से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु है। यानी कि इतने बड़े, ठीक है, इतने युद्ध होने में इसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो दीन पनाह एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी से गिरने के कारण इनका 1556 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1556 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु। तो यहां तक आपको याद रखना है, 1556 में क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब बोला जाता है इनका मकबरा, तो याद रखिएगा इसका इसका मकबरा जो है, इनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ठीक है, और कहाँ बनवाया था? तो दिल्ली में। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में इनका मकबरा बनवाया गया था। इनका मकबरा किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, याद रहेगा। और इनकी आत्मकथा इनकी बहन ने लिखी थी, इनकी आत्मकथा इनकी बहन ने लिखी थी। क्या लिखी थी? आत्मकथा। ठीक है, और इनकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। इनकी बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम, जिन्होंने इनकी क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, याद रहेगा, आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, और ये बोला जाता था, हुमायूं जो था वो ज्योतिष पर बहुत विश्वास करता था, ज्योतिष पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था। और ऐसा बोला जाता था कि हफ्ते के 7 दिन, वो 7 दिनों में जो अलग अलग दिन में अलग अलग कपड़े पहनता था। ठीक है, ठीक है, दिल्ली में एक ज्योतिष केंद्र की स्थापना भी की थी इसने, ज्योतिष केंद्र की स्थापना भी की थी। ज्योतिष केंद्र मतलब ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। ठीक है, ठीक है, ज्योतिष केंद्र की स्थापना की थी कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए इसे हफ्ते के 7 दिन अलग अलग कलर के क्या पहनता था? कपड़े पहनता था। तो ये था हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो हुमायूं ने कितने युद्ध लड़ा, हुमायूं की परेशानी क्या थी, ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, कहाँ से गिर के हुई मृत्यु, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसके अगले वाले पार्ट में, ठीक है, हम तीसरे वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और देखते रहिएगा मंत्रा एकेडमी का जो वीडियोस हैं, मंत्रा ट्यूटोरियल्स के जो वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो कृपया करके वीडियो देखिए, और जो इसमें
आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखिए इसको और इसमें जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।